वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे ईपीसी 2 का क्वेश्चन नंबर 10। शब्दकोश, विश्वकोश व इंटरनेट को समझाइए। शब्दकोश, वोकेब्युलरी। शब्दों का व्यापक संग्रह शब्दकोश कहलाता है। शब्दकोश में लगभग सभी शब्दों के अर्थ का उल्लेख रहता है। किसी भी शब्द की व्याख्या या उसके अर्थ को समझने के लिए शब्दकोश की ही सहायता ली जाती है। यदि छात्र में पठन की समुचित योग्यता है तो आसानी से वह शब्दकोश से अपने उपयोग के शब्दों को ढूंढ लेता है, और यदि पठन की समुचित योग्यता ना हो तो शब्दकोश से शब्द ढूंढने में कठिनाई होती है। शब्दकोश में शब्द व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इस क्रम में आधार पर ही शब्दों के अर्थ पढ़े जाते हैं। ये डिक्शनरी टाइप होता है ना। दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे शब्द हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं जिनके अर्थ के ज्ञान ही हमें आवश्यक जिनके अर्थ के ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। मुझे लगता है इसमें डिक्शनरी की बात हो रही। इस अर्थ को हम शब्दकोश से प्राप्त करते हैं और इसमें अपने पठन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार संदर्भ कौशल के यंत्र के रूप में शब्दकोश के संदर्भ में पठन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान अथवा इस बात का ज्ञान कराए कि शब्दकोश का उपयोग करने में अपने पठन कौशल का उपयोग किस प्रकार किया जाए, जिससे छात्र अपने उपयोग के लिए शब्दकोश का पठन कर सके। फिर आता है विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, है ना। विश्व ज्ञान कोश शब्द 3 शब्दों का संयुक्त रूप है, विश्व ज्ञान एवं कोश। इस आधार पर शाब्दिक अर्थों में विश्व ज्ञान कोश से आशय है वैश्विक ज्ञान का भंडार, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां संपूर्ण विश्व से संबंधित ज्ञान एकत्र हो। विगत अनेक वर्षों से विश्व ज्ञान कोश के रूप में विभिन्न पुस्तकें देखने को मिलती है। ये पुस्तकें संपूर्ण विश्व के ज्ञान को अपने आप में समाहित किए हुए है। विश्व के किसी भी भाग से किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी का समावेश इन पुस्तकों में मिलता है। सो गाइस, ये मैंने शब्दकोश की ड्राइंग बनाई है। आप भी ये वाले क्वेश्चन में इस टाइप से ड्राइंग बना सकते हैं। ये विश्वकोश की बची हुई इन्फॉर्मेशन है। वर्तमान आधुनिक समय में विश्व ज्ञानकोश का स्वरूप भी तकनीकी से प्रभावित है। अब विश्व ज्ञानकोश की पुस्तकों को कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा और पढ़ा जा सकता है ना। मॉनिटर पर देखा और पढ़ा जा सकता है। विकिपीडिया एवं आधुनिक विश्व ज्ञानकोश जो कंप्यूटर पर उपलब्ध है, इसमें सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन अब इसमें हिंदी भाषा में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार विश्व ज्ञान कोश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक किसी भी वैश्विक विषय का ज्ञान इसके माध्यम से सरलता से अपने छात्रों को प्रदान कर सकता है। छात्र स्वयं भी इसकी सहायता से नवीन ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं नवीन ज्ञान का अर्जन कर रही हूँ, आप सब भी करते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को आपस में जोड़ते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ जानकारी और डेटा का आदान प्रदान कर सके। इसे अक्सर नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट कैसे काम करता है? पहला है नेटवर्क का संजाल। इंटरनेट कई छोटे छोटे नेटवर्क का एक जाल होता है जिसमें सरकारी, व्यावसायिक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत नेटवर्क शामिल होते हैं। सेकेंड है डेटा का आदान प्रदान। इंटरनेट डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है जो अलग अलग रास्तों से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। थर्ड है आईपी एड्रेस। हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जो उसे पहचानने और डेटा भेजने में मदद करता है। फोर्थ है प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए आईसीपी और टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है जो डेटा को सही तरीके से भेजने और प्राप्त करने का तरीका तय करता है। इंटरनेट का उपयोग संचार, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, सूचना प्रदान करने में किया जाता है। सो गाइस, ये है डायग्राम। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, वो बारकोड पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने में, या फिर प्ले स्टोर, या फिर लोकेशन फाइंड करने में, या ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं कई लोग। तो यह है डायग्राम, इंटरनेट अ ग्लोबल नेटवर्क। सो कमेंट में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक व अनुसंधानात्मक पार्ट से आप क्या समझते हैं। सो पहले वर्णनात्मक पार्ट, नैरेटिव टेक्स्ट। वर्णन शब्द का अर्थ व्यापकता के साथ किसी विषय वस्तु को व्यक्त किया जाना है। वर्णन के अंतर्गत वर्णनकर्ता की भावना भी छिपी होती है, इसलिए वर्णन के समय प्राय अतिशयोक्ति की स्थिति भी पाई जाती है। जैसे शिव जी की गाथा वर्णन में शिव जी की प्रशंसा में अतिशयोक्ति का समावेश पाया जाता है। उदाहरण, शिव जी की जटाओं में बहती गंगा की धारा इतनी पवित्र है कि उसमें डूबने से सारे ब्रह्मांड के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके त्रिनेत्र की ज्वाला इतनी तीव्र है कि उसके आगे सूर्य की रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। उनके डमरू की ध्वनि से समय और स्थान का बंधन टूट जाता है। तो इसमें अतिशयोक्ति तो है ही, क्योंकि तुम गंगा नहाओ की नर्मदा नहाओ, तुम्हारे जो भी कर्म है वो तो तुमको भुगत नहीं है, तुम कितनी भी पूजा पाठ करो, है ना।
तो पूजा पाठ से हो सकता है कि हमारे बेड कर्मास कम हो जाए, बट उनका भुगतान तो करना पड़ेगा। जो फसल बोओगे वही काटोगे। यहाँ शिव जी की महिमा को बड़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है, जो अतिशयोक्ति का सुंदर उदाहरण है। वर्णन का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक रूप में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इसके लिए प्रशिक्षुओं को उसके घटकों पर विचार करने की आवश्यकता है। वर्णन कौशल के प्रमुख घटक निम्न रूप से स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला है शिक्षार्थियों के अनुसार भाषा। सेकेंड, उचित आरोह एवं अवरोह। थर्ड, उचित हाव भाव। फोर्थ, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन। और फिफ्थ, वर्णन में निरंतरता। फिर आता है व्याख्यात्मक पाठ, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। व्याख्या शब्द का अर्थ है समझना और समझकर विवेचना करना। समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ है। व्याख्या का कार्य है किसी साहित्य रचना की अच्छी प्रकार परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। व्याख्या करते समय व्याख्याकार अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, रुचि अरुचि से तभी बच सकता है जब पद्धति का अनुसरण करे, तभी वह वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लेखन के विकास की प्रक्रिया को व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए। अपने दैनिक जीवन में हमें अनेक प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। यदि इन घटनाओं के व्याख्यात्मक विवरण लिखे जाए तो लेखन का अच्छा अभ्यास हो जाता है। साथ ही साथ पाठकों को घटना के बारे में जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार के पाठ विवरणात्मक या व्याख्यात्मक पाठ कहलाते हैं। व्याख्यात्मक पाठ के लिए किसी भी लेख, कहानी, खबर, संस्मरण, कविता, नाटक या घटना को आधार बनाया जा सकता है। अनुसंधानात्मक पाठ, एथनोग्राफिक टेक्स्ट। अनुसंधानात्मक पाठ व्यक्ति की प्रकृति के बारे में अनुसंधान से संबंधित होते हैं। इन पाठों में व्यक्ति की प्रकृति का वर्णन करने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अनुसंधानात्मक पाठ कहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।